हेलो एवरीवन। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं तमस उपन्यास भीष्म साहनी का ये उपन्यास है। ये आपको यूजीसी नेट की जो यूनिट 6 है उसमें आपको ये उपन्यास लगा हुआ है। इसको हम पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन। इस उपन्यास को हम पढ़ रहे हैं आपके साथ। और इससे पहले हमने इसके ऊपर 9 लेक्चर कवर कर लिए, जिसमें इसमें हमने 10 प्रकरण इस उपन्यास के पढ़ लिए। ठीक है, इसमें टोटल 21 प्रकरण है। पहला जो खंड है उसमें 13 प्रकरण है, दूसरे खंड में इसमें 8 प्रकरण है। ठीक है, इनको हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं उपन्यास को, क्योंकि यहाँ से पंक्तियाँ पूछी जाती है और पंक्तियों का क्रम भी पूछा जाता है। ठीक है, पात्रों के द्वारा ये पूछा जाता है कि ये पंक्ति किस पात्र से संबंधित है, तो इसलिए हम इस उपन्यास को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले हमने शेखर एक जीवनी को पढ़ लिया है। ठीक है, तो पूरा उपन्यास हमने उसे पढ़ा है लाइन बाय लाइन। जो शेखर एक जीवनी भाग 1 है, ठीक है, उसको हमने लाइन बाय लाइन पढ़ा है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा 11वां प्रकरण है इस उपन्यास का। तो काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है, जैसे कि आपका एचपीपी का पीजीटी एग्ज़ाम है उसमें भी ये उपन्यास लगा हुआ है। ठीक है, और विभिन्न स्टेट की जो हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होती है उसमें भी ये उपन्यास देखने को मिलता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। 11वां प्रकरण हम पढ़ रहे हैं। देवदत्त नहा धोकर हाथ मलता हुआ अपने घर के सामने आ खड़ा हुआ। जब कभी वह हाथ मलता हो या दाएं हाथ से मुंह और नाक सहलाता फिर से दोनों हाथ मलने लगे तो समझ लो देवदत्त अपनी कार्यसूची तैयार कर रहा है। देवदत्त के दिमाग में डायरी थी। वह हाथ मलता, नाक सहलाता डायरी में एक के बाद एक काम टाँक रहा था। रत्ते वाले साथी से रिपोर्ट नहीं आ पाएगी, रत्ते में गड़बड़ है। किसी साथी को वहां भेजना होगा। शहर में दंगों को रोकने के लिए एक बार फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडरों को इकट्ठा करना होगा। हयात बख्श और बख्शी को आपस में मिलाना होगा। कल भी देवदत्त जैसे तैसे बहुत से लोगों के घर बारी बारी से गया था। राजा राम ने उसे देखते ही दरवाजा बंद कर दिया था। रामनाथ। ठीक है, तो आपको इस उपन्यास को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि क्या होता है, एक प्रकरण इसमें शहर से संबंधित है, दूसरा सांप्रदायिक दंगों से संबंधित है। तो इसमें आपने इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, परंतु एक बार आप इसे सुन लीजिए लाइन बाय लाइन। फिर दूसरी बार जब सुनेंगे आप इस उपन्यास को तो ऑटोमेटिक आपके समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो रामनाथ तुनक कर बोला था। कम्युनिस्टों को बुरा भला कहता रहा था, पर हयात बख्श मिलने के लिए तैयार हो गया था। हयात बख्श की आंखें लाल हो रही थी। वह नारे लगाने लगा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। तो ये नारा आपने ध्यान में रखना है, किसने लगाया। हयात वक्त की आंखें लाल हो रही थी और वह नारे लगाने लगा था। ठीक है, तो ये किसने लगाया था नारा? हयात बख्श ने। उसने देवदत्त को बात करने का मौका नहीं दिया था। आज उसके पास फिर जाना होगा। देवदत्त ने फिर हाथ मले, नाक सहलाई। बख्शी जी को हयात बख्श के पास भेजो, अटल को साथ लेकर बख्शी के पास जाओ और अमीन को लेकर हयात बख्श के पास। फिर तवीज़ रद्द कर दी। लीडरों को छोड़ो। 10-10 आदमी कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिंह सभा के मिल बैठे। तो कौन कौन सभा इसमें? कांग्रेस लीग, मुस्लिम लीग है, कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है, और सिंह सभा के मिल बैठे। उसने फिर सिर हिलाया। पार्टी ऑफिस में जाकर साथियों के साथ उसे अपनी अमली जामा पहनाना होगा। और एक और मसला सामने उतरा। मजदूरों के इलाके में गड़बड़ को रोकने के लिए एक साथी काफी नहीं है। रत्ता मुसलमानी इलाका है। वहाँ जो रत्ता है वो मुसलमानी इलाका है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। वहाँ साथी जगदीश को भेजा गया। अकेला जगदीश काफी नहीं है। गांव में फौरन 2-3 साथी भेजे जाने चाहिए, जो एक गांव से दूसरे गांव का दौरा करे। साथियों की कमी है, मगर जहां तक बन पड़ेगा दंगों को रोकने का काम करना होगा। उसने फिर नाक पर हाथ फेरा, फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी। कय्यूमन में 10 बजे मीटिंग है, जिसमें साथी अपने अपने इलाके की रिपोर्ट देंगे। अब चलूं। देवदत्त चुपचाप अंदर जाकर चुपके से बरामदे में साइकिल निकालने लगा। कौन है देवदत्त?
देवदत्त ने साइकिल को छोड़ दिया और कमरे के अंदर चला गया। फिर कहीं जा रहे हो? खाट पर बैठा अधेड़ उम्र का स्थूलकाय बाप बोला, मरना चाहते हो तो पहले अपने घरवालों को मार जाओ। देखते नहीं बाहर कि क्या हालात हो रही है? देवदत्त दहलीज पर चुपचाप खड़ा, हाथ मलता और नाक सहलाता रहा। माँ रसोई घर में से दुपट्टे के साथ हाथ पोंछती अंदर आई। तुझे क्या मिलता है हम लोगों को तड़फाने में? देखते नहीं कैसे हमने रात काटी है? उधर से आग, उधर तुम रात भर गायब रहे। देवदत्त हाथ रगड़कर बोला, पीछे से मरी रोड तक और आगे से कंपनी बाग तक सारा इलाका हिंदुओं का है। चारों तरफ खाते पीते हिंदू लोग रहते हैं। आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। तुझे तुझे इल्हाम हो गया है कि हमें कोई खतरा नहीं है। बाप गुर्रा कर बोला, इस लाइन में 10 घरों के पास बंदूकें हैं। इसी मोहल्ले के युवक सभा वाले 3 कत्ल कर चुके हैं। सिंह सभा वाले, ठीक है। ओ उल्लू के पट्टे, अपने खतरे के बारे में कौन सोच रहा है? हम तो तेरे खतरे के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी खतरे की कोई बात नहीं है। और देवदत्त फिर लौटकर बरामदे में आ गया और साइकिल निकालने लगा। माँ ने दुपट्टा गले में डाल लिया और उसका रास्ता रोकने लगी। सारी रात मैंने तड़प तड़प कर बिताई है। देखता नहीं कौन सा वक्त आप पर आया है। मसला टेढ़ा हो रहा है। देवदत्त ने फिर नाक सहलाई, हाथ मले और माँ के पास मुंह ले जाकर बोला, मैं जल्दी लौट आऊंगा, तू चिंता ना कर। तुझे चरकाता है मतलब चारता है। कल भी कहकर गया था लौट आऊंगा। मेरे जिस्म को हाथ लगाए, वह दिन ढलने से पहले लौट आऊंगा। कसमें मैं नहीं खाता। और वह साइकिल लेकर आगे बढ़ने लगा। अंदर से पिताजी की आवाज आई, यह हरामी नहीं मानेगा, क्यों सिर खपा रही हो? यह हमें जलील करके रहेगा। सुअर का बच्चा, माँ बाप का ख्याल नहीं, फसाद बंद करने जा रहा है, हरामी कहीं का। देवदत्त साइकिल लेकर घर के बाहर जा चुका था। अंदर से आवाज बराबर ऊंची होती जा रही थी, सभी गलियां देते हैं ना काम ना धाम, दो दो पैसे। सभी गालियां देते हैं ना काम ना धाम, दो दो पैसे के पंडियों मजदूर कुलियों को इकट्ठा करता फिरता है, उन्हें लेक्चर झाड़ता फिरता है। हरामी, मुंह पर दाढ़ी नहीं उतरी, लीडर बन गया है और सुअर का बच्चा। देवदत्त चौक तक पहुंच चुका था। स्थिति में पहले से कहीं अधिक उग्रता आ गई थी। सड़कों की सड़कें सुनी पड़ी थी। ना कोई दुकान खुली थी, ना कहीं कोई टांगा मोटर चल रही थी। अगर किसी दुकान के किवाड़ खुले हो तो समझ लो लूट ली गई है। अगर लाठियां लिए कुछ लोग खड़े हो तो समझ लो उन्हीं के संप्रदाय के लोग। वहाँ मोहल्ला है और जहाँ वे खड़े हैं वहाँ से दूर संप्रदाय के लोगों का मोहल्ला शुरू हो जाता है। पर सभी मोहल्ले यूं बंटे हुए नहीं थे। सड़क के किनारे किनारे के पक्के 2 मंजिला मकान, हिंदुओं के पीछे गलियों में कच्चे मकान, मुसलमानों के या देवदत्त की शब्दावली में सड़कों पर खुलने वाले मकान, मध्यम वर्ग के गलियों में खुलने वाले मकान निम्न वर्ग के थे। देवदत्त चौक के बाएं हाथ से किसी ने आवाज लगाई। साइकिल पर बैठे बैठे जमीन पर पैर रखकर देवदत्त रुक गया। आगे मत जाओ, एक आदमी मरा पड़ा है। हाथ में लाठी उठाए गिठने कद का एक आदमी सड़क पर आ गया। कहाँ पर? चौक के पार ढलान पर। कौन है? मुसलमान है। और कौन? तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? मैं अपने काम से पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ। एक हिंदू उस पर कब्रिस्तान में मरा पड़ा है, कहते हुए ठिगने कद के आदमी ने झुंझलाकर कहा, तुम बड़ा मुसलमानों के हक में बोलते थे। अब उनसे जाकर कहो हमारी लाश ले जाएं, अपनी उठा ले जाएं। दाएं हाथ ऊपर छज्जे पर से आवाज आई, मत जाओ, वे लोग मार डालेंगे। यह मुसलमानों की बगल में घुसा रहता है, इसे कोई नहीं मारेगा, है तो हिंदू। छज्जे पर से आवाज आई। जो लोग पहले छिप छुप लुक कर काम करते थे वे बेधड़क बाहर आ गए। उनसे जाकर कह दो हमारा एक मरेगा, हम उनके 3 मारेंगे। आदमी शायद मरा नहीं था, सिसक रहा था। ढलान पर उसका शरीर थोड़ा नीचे खिसक आया था। उसके दाढ़ी थी जो पहले खिचड़ी रही होगी, अब खून के रंग की थी। काकी कोट का जिस्त के बटन थे, सबसे सस्ते, जो 1 पैसे के 8 आते हैं। जूतों के फीते खुले थे, मानो अगले जहान
जाने से पहले खुद ही खोल दिए है। कोई कश्मीरी जान पड़ता है। देवदत्त ने मुड़कर सड़क की ओर देखा। सड़क के नाके पर एक टोली खड़ी थी और उसे घूर रही थी। दूसरी बार लाश को देखने पर उसने पहचान लिया, यह कश्मीरी हतो है। ये है जो फतहचंद के टाल पर काम करता था। कोयला और लकड़ियां घर घर पहुंचाने वाला फतहचंद का टाल कुछ ही दूरी पर था। देवदत्त ने नाक सहलाई और सिर हिला दिया। यह वक्त इस आदमी को बचाने की कोशिश करने का या लाश ठिकाने लगाने का नहीं था, न ही हिंदू की लाश के दर्शन करने का था। यह वक्त पार्टी ऑफिस में पहुंचने का था। पार्टी ऑफिस में झंडे ही झंडे हैं। आदमी ले देकर 3 बैठे थे। कयुमन में कुल 8 आदमी थे। इस समय 5 ड्यूटी पर थे। कुछ बुरी खबर थी। एक मुसलमान कामरेड का विश्वास टूट चुका था और वह कयुमन छोड़कर जा रहा था। अपनी बात कहते कहते उसके होंठ कांप जाते थे और गुस्से से आग बबूला हो रहा था। अंग्रेज की शरारत। इसमें अंग्रेज कहाँ से आ गया? मस्जिद के सामने सूर फेंकते हैं। मेरी आंखों के सामने 3 गरीब मुसलमानों को काटा है। हटाओ जी सब बकवास। देवदत्त बौखलाए हुए कॉमरेड को इतना ही कह पाया, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करो साथी। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। पुराने संस्कारों का हम पर गहरा प्रभाव है। मजदूर वर्ग के होते तो हिंदू मुसलमानों का सवाल तुम्हें परेशान नहीं करता। पर साथी ने बुचका उठाया और क्यूमन छोड़कर निकल गए। साथी का सैद्धांतिक आधार कच्चा है। जज्बात की रो में बहकर कोई कम्युनिस्ट नहीं बनता। इसके लिए समाज विकास को समझना जरूरी है। मीटिंग शुरू हुई। शहर की स्थिति पहला आइटम था। इसमें भी मजदूर बस्तियों पर विचार करना सबसे पहले जरूरी था। रत्ते में गड़बड़ की बात गलत है। किसी मजदूर बस्ती में अभी तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है। हाँ, तनाव पाया जाता है। साथ ही जगदीश मुसलमान मजदूरों की बस्ती में बैठा और लोग अभी भी उनकी उसकी बात सुनते। सिख मजदूरों के यहाँ 20 घर है। एक भी वारदात वहां पर अभी तक नहीं हुई है। लेकिन साथी जगदीश ने इत्तला दी है कि स्थिति बिगड़ रही है। 2 मजदूरों के बीच कल गाली गलौज हो गई है। बाहर से आने वाले अफवाहें बहुत बुरा असर पैदा कर रही है। फैसला हुआ कि कुर्बान अली को रत्ते में भेज दिया जाए ताकि साथी जगदीश अकेला न रहे। और देवदत्त ने कागज पर फैसला आंक दिया। दारा गांव में जा चुके हैं और कोई खबर नहीं। आम तरफ बंद हो चुकी है। केवल एक मोटर, गहरे नीले रंग की मोटर गांव-गांव जाती देखी गई। किसकी मोटर थी, क्यों गई, कुछ मालूम नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि शाहनवाज की मोटर थी। मीटिंग देर तक चलती रही। तीनों कामरेड देर तक देवदत्त के साथ बैठे विचार करते रहे। कॉपी पर एक-एक आइटम पेंसिल से टिक होता गया। फिर अंतिम आइटम सामने आया। सभी पार्टियों के नुमाइंदे की मीटिंग बुलाना। यह मीटिंग नहीं हो सकती। एक साथी बोला, कांग्रेस दफ्तर पर ताला चढ़ा है। लीग वालों से बात करो तो पाकिस्तान के नारे लगाने लगते हैं। वे हर बात में कहते हैं पहले कांग्रेस वाले कबूल करें कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, फिर हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त तो अपने अपने मोहल्लों में कोई बाहर ही नहीं निकल रहा। मीटिंग किसके साथ करोगे? नाक फैलाते हुए देवदत्त ने फिर मत बदल दिया। 10-10 नुमाइंदे वाली बात नहीं चलेगी। चुनिंदा लीडरों को ही जैसे तैसे इकट्ठा करो। उन्हीं के साथ कुछ लोग आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा, कॉमरेड दूसरे साथी ने कहा। अगर आएंगे भी तो तू मैं होगी। नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कॉमरेड, उनके मिल बैठने में ही लोग मिल बैठने से ही लोगों पर अच्छा असर होगा। फिर हम उनके नाम में से शहर में अमन कायम करने की अपील कर सकते हैं। मोहल्ले मोहल्ले में उसकी मुनादी करवा सकते हैं। इस वक्त क्या है? इस वक्त फसाद और खुली मारकाट हो रही। लेकिन जहाँ इक्का दुक्का आदमी मिलता है उसे काट दिया जाता है। उन्हें आपस में मिलाना निहायत जरूरी है। कुछ एक और पहलुओं पर विचार किया गया। कहाँ पर मीटिंग बुलाई जाए। फैसला
हुआ हयात बख्श के घर पर। मैं बख्शी जी को लाऊंगा। मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंचने पर साथी अजीज मोहल्ले के दो तीन मुसलमान शहरियों को लेकर मिलेगा और हम पर हयात बख्श के घर जाकर बैठेगा। बख्श हयात बख्श के साथ बात कर ली, अभी जाकर बात करूंगा। कॉमरेड, तुम किस दुनिया में रहे हो? हयात बख्श के घर पर तुम जाओगे, वहां तक तुम्हें पहुंचने कौन देगा? आगे यदि बात की जाए तो आगे तुम मेरे साथ चलोगे। देवदत्त ने मुस्कुराकर अजीज से कहा, ये पानी की छींटे हैं कॉमरेड, इनसे यह आगे आग नहीं बुझेगी। पर मीटिंग के बाद सचमुच देवदत्त और अजीज गलियां लांघते, छिपते लुकते, कहीं गलियां खाते, कहीं धमकियां सुनते हयात बख्श के घर जा पहुंचे। और सचमुच यहाँ दोपहर को हयात बख्श के घर मीटिंग भी हुई। बख्शी जी को देवदत्त लाया और कांग्रेसी ने देवदत्त कहता और कांग्रेसी से देवदत्त कहता तो वह शायद नहीं आता। देवदत्त को विश्वास था कि बख्शी आएगा, क्योंकि वह कुल मिलाकर 16 साल जेल में रह चुका था। बख्शी जी कितने साल जेल में रह चुका था? 16 साल। भले ही उसका जेहन साफ न हो, राजनीतिक गुत्थियां सुलझने में वह असमर्थ हो, लेकिन वह खुरेजी नहीं चाहता। वह तुनक तुनक कर पिछले दिनों से सबसे बोल रहा है, क्योंकि वह बौखलाया हुआ है, अंदर से परेशान है, स्थिति उसके काबू में नहीं है। देवदत्त के साथ आते हुए सारे रास्ते कम्युनिस्ट को गालियां देता रहा, पर वह आया था और उसके साथ दो जवान कांग्रेसी और भी आए। मीटिंग हुई और तू मैं हुई। आधा घंटे तक हयात बख्श इस बात पर अड़ा रहा कि बख्शी कबूल करे कि वह हिंदू की नुमाइंदगी करने आए हैं कि कांग्रेसी हिंदू की जमात है। फिर देवदत्त ने कहा, साहिबान, ये पंक्ति आपने ध्यान में रखा, साहिबान, यह मौका इन बहसों में पड़ने का नहीं है। बाहर लोग मर रहे हैं, घर जल रहे हैं, सुनते हैं आग गांव में से फैलने वाली है। इस वक्त हमारा फर्ज है, मैं गुजारिश करूंगा कि हम वक्त की नजाकत को समझते हुए इस आग को फैलने से रोके। फिर देवदत्त ने अमर की अपील पढ़कर सुनाई। बहस फिर से छिड़ गई। यह कांग्रेस और लीग की तरफ से नहीं हो सकती, यह हयात बख्श और बख्शी की तरफ से हो सकती है। नहीं, इसमें और लोगों को भी शामिल किया जाए। फिर लोग थक गए और हयात बख्श के कान में उसके बेटे ने कहा कि अपील पर दस्तखत करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमन की अपील ही तो है। तो उसने दस्तखत कर दिए। बख्शी ने भी दस्तखत कर दिए। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और इन्हीं नारों के बीच बख्शी जी अभी जूता पहन रहे थे कि खबर आई कि रत्ते में मजदूरों की एक बस्ती में फसाद हो गया और 2 सिख बढ़ई मार डाले। अब आगे क्या होता है? पहले तो देवदत्त ने खबर को झूठ कहा, मानने से इनकार कर दिया। वहां पर दंगा अपने आप आपने देखा अपनी आंखों से, कौन खबर लाया? यह वाक्य तो यह अंत तक दोहराता रहा, पर उसका सिर झुक गया और उसे लगा कि अगर मजदूर आपस में लड़ सकते हैं तो यह विष बहुत गहरा असर कर चुका है। तो फिलहाल इस मीटिंग को पानी पर खींची लकीर ही समझना चाहिए। और तभी देवदत्त के मन ही मन फैसला लिया कि दफ्तर से साइकिल उठाओ और सीधे रत्ता पहुंचो। जैसे भी हो रत्ता पहुंचो। अकेले साथी जगदीश के बस की यह बात नहीं रह गई है। मेरे पहुंचने से शायद स्थिति बेहतर हो जाए, मजदूर आपस में ना लड़े। पर जब देवदत्त जैसे तैसे दफ्तर में पहुंचा तो उसका बाप वहां पहले से ही मौजूद था, हाथ में छड़ी उठाए हुए। और जब देवदत्त ने स्थिति को मार्क्स विश्लेषण किया तो बताया कि दंगा रोकने की कोशिश जारी है। और फिर साइकिल निकालने लगा तो उसका बाप बिफर उठा, उल्लू के पट्टे हरामी, कोई मार डालेगा तो लाश उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। तू देखता नहीं वक्त कैसा जा रहा है? हरामी तू अकेला दंगा रोकने जा रहा है। और बाप ने गाली में खुलने वाला दरवाजा बंद कर दिया। उसका मन चाहता था बेटे की धुन ले। उसने छड़ी उठाई थी, पर फिर दहाड़ मारकर रो पड़ा। क्यों हमें रुला रहा है? हमारा तू एक ही बेटा है। कुछ समझ से काम ले, कुछ अकल कर देख। तेरी माँ कितनी परेशान है। तू कहता है तो पगड़ी तेरे पैरों पर
रख देता हूँ घर चल। देवदत्त ने नाक सहलाई, हाथ मले, स्थिति टेढ़ी हो रही थी। किसी को बीच में डालना होगा, इन्हें घर तक पहुँचाना होगा। मुझे रत्ता जाना है। यह बोला, मैं रुकूंगा नहीं, पर मैं आपको घर पहुँचने का इंतजाम कर देता हूँ। साथ ही रामनाथ आपके साथ जाएगा। उसी दोपहर एक और मौत हुई। जरनैल मारा गया। कौन मारा गया दोपहर में? जरनैल। सन की तो वह पहले ही था, बगल में छड़ी दबाए लेफ्ट राइट करता हुआ दंगा रोकने निकल पड़ा। कोई नहीं जानता कि उसके मन में कोई विचार उठते थे या नहीं, पर दिल में बलबले जरूर उठते थे और कदम जरूर उठते थे और दिमाग में शायद सनक उठती थी, शहर में दंगा हो रहा है, या क्या कोई अच्छी बात है? और वे सभी कांग्रेसी गद्दार है जो घर पर बैठे हुए हैं। यह निकला और जगह जगह सड़क के किनारे कभी एक चबूतरे पर तो कभी दूसरे चबूतरे पर खड़ा होकर लेक्चर देने लगा। साहिबान, मैं आपको देना चाहता हूँ कि श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी के किनारे पूर्ण स्वराज्य की शपथ ली थी। कहाँ पर? रावी के किनारे। वहाँ रावी के किनारे नाचे थे और मैं भी नाचा था। हम सब ने शपथ ली थी। आज जो लोग घरों में बैठे हैं वे सब गद्दार हैं। मैं एक एक को जानता हूँ। मैं पूछता हूँ, ये लोग घरों में बैठे क्या कर रहे हैं? इन्हें बुर्का पहना कर बैठना चाहिए। इनको अपने हाथ पर मेहंदी लगानी चाहिए। साहिबान, गांधी ने कहा है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई। किसने कहा है? गांधी ने। इन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। मैं आपसे बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और औरतों सभी से अपील करता हूँ कि आपस में लड़ना बंद कर दे। इन्हें मुल्क को नुकसान पहुँचता है। देश की दौलत इंग्लिस्तान में जाती है, मतलब अंग्रेजों के पास जाती है। अंग्रेज यहाँ गोरा बंदर हम पर हुक्म चलाता है। एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे पर गलियां सड़कें लांघता वह कमेटी मोहल्ले में जा पहुंचा। उधर दिन ढल रहा था। वह बाज कर रहा था जब कुछ मन चले आकर खड़े हो गए थे। जरनैल को कुछ का मालूम नहीं था वह किस मोहल्ले में है, कहाँ है। साहिबान, मैं आपसे कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, शहर में फसाद हो रहा है, आगजनी हो रही है और उसे कोई रोकता नहीं। डिप्टी कमिश्नर अपनी मैम को बाहों में लेकर बैठा है और मैं कहता हूँ कि हमारा दुश्मन अंग्रेज है। गांधी जी कहते हैं कि वही हमें लड़ाता है और हम भाई भाई है। हमें अंग्रेजों की बातों में नहीं आना चाहिए और गांधी जी का फरमान है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। मैं भी नहीं, मैं भी यही कहता हूँ कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पर हम एक है, हम भाई भाई है, हम मिलकर रहेंगे। तेरी माँ की आसपास खड़े लोगों में से एक ने कहा। लाठी के एक ही भरपूर बार से जरनैल की खोपड़ी फोड़ दी। छड़ी कहाँ गई और फटी हुई खोपड़ी मुड़ियाँ, पगड़ी कहाँ गई और फटी हुई चप्पलें कहाँ गई? फिक्रा खत्म किए बिना ही जहाँ जरनैल खड़ा था वहीं ढेर हो गया। तो जरनैल मारा गया इसमें। अब 11वें प्रकरण में जरनैल मारा गया। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जरनैल किस प्रकरण में मारा गया? तो 11वें प्रकरण। ध्यान में रखना, ठीक है। अब 12वां प्रकरण हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद दोस्तों।